Good afternoon, CBL champions. Welcome to CBL's English classes. I'm so glad to see you at this time. Lunch time probably? किसने कर लिया lunch? नहीं हुआ अभी? ठीक है, इस क्लास के बाद, okay? Right? So it's time for lecture number 14. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. करेंगे वही वोकैबुलरी प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस के थ्रू, ग्रामर प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस के थ्रू. ओके, लेकिन कुछ एक वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं वर्ड्स को याद रखने के लिए जो हम डिस्कस करेंगे आज. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने हमसे सजेशन मांगी है कि वोकैबुलरी कैसे इनरिच की जाए, कैसे वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया जाए. ये वोकैबुलरी वैसे तो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है बिल्ड करने का, है ना. हम जब छोटे होते हैं तब से स्टार्ट कर देते हैं. वर्ड्स नए नए आते हैं हमारे सामने, हम वर्ड मीनिंग समझते हैं. लेकिन आज अगर हम पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. हाँ जी, बहुत सारे लोग आपके साथ टेक्निक शेयर भी करते होंगे. आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जिससे हमारी वोकैबुलरी बेटर हो सके. जब हम वर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडजेक्टिव्स. व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं कि एडजेक्टिव्स क्यों इतने पावरफुल माने जाते हैं. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. किस तरह से? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एक पिक्चर देखिए. इमेजिन कीजिए कि ये पिक्चर मैं नहीं देख पा रही और ना ही मैंने कभी देखी है. ओके, और जो भी मैं इस पिक्चर के बारे में बोल रही हूँ या पेंटिंग के बारे में बोल रही हूँ वो सब इमेजिनरी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है, एडजेक्टिव्स को समझने के लिए, सिर्फ ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं एडजेक्टिव्स को समझने के लिए. ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रही. मैं बोल रही हूँ कि एक वर्ड में आप मुझे ये पिक्चर डिस्क्राइब करके बताइए. तो आप में से कुछ शायद फटाफट बोलेंगे कलरफुल. हाँ जी, टाइप कीजिए. इट्स ओके. कलरफुल बोलेंगे, कोई बोलेंगे वाइब्रेंट है, कोई बोल सकता है फ्लोरल है ना. अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है या दो वर्ड में, अगर मैं बोलूँ दो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स लवली, इट्स वंडरफुल. फिर मैं आपको बोलती हूँ कि ये ना एक ऐसे आर्टिस्ट ने बनाई है जिसने दिन रात इस पे लगाया इस पेंटिंग को बनाने के लिए. तो आप क्या वाव वाली फीलिंग आ जाएगी ना. वंडरफुल, दैट्स फैंटास्टिक, अमेजिंग. फिर मैं आपको बोलती हूँ ये जो आर्टिस्ट है ना ये कलर ब्लाइंड है, इन्हें कलर्स नहीं पता चलते हैं. देन यू वुड बी लाइक दिस इज इनक्रेडिबल, इट्स इनकंसीवेबल, इट्स अनथिंकेबल, इट्स प्रॉब्ली अनइमेजिनेबल ना. कैसे कैसे एडजेक्टिव्स आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे. अच्छा, ये तो नियरली इम्पॉसिबल, आई कांट इवन डिफाइन इन वर्ड्स. तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे पेंटिंग एक ही है लेकिन कितने सारे एडजेक्टिव्स आपके दिमाग में आ रहे हैं. और नॉट जस्ट विद इंग्लिश, अभी हम तो इंग्लिश की डिस्कशन कर रहे हैं ना. चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, कितने सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं. और इससे क्या होती है, हमारी एक्सप्रेशंस ब्यूटीफुल हो जाती हैं, एक्सप्रेशंस वाइब्रेंट हो जाती हैं और हमारी चीज़ों को लोग बेटर कंसीव कर पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, है ना. जैसे आप कहीं घूमने जाओ और आप वापस आके बोलो बड़ी सुंदर जगह थी और यहीं पे आपकी स्टोरी हो जाए, आपके पास एडजेक्टिव्स ना हो, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि क्या ब्यूटीफुल सीनरीज थी, क्या एक्सक्विजिट बीचेस थे, या कितना प्यारा माउंटेन साइड थी, रिवर साइड थी, जहाँ पे भी गए. तो एडजेक्टिव्स प्ले अ ह्यूज रोल. चाहे वो हमें किसी, अब जब नाउन की बात करते हैं कि वो नाउन डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करते हैं, तो नाउन में क्या है, पर्सन आता है ना. तो हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी भी इंसान के बारे में बता सकें, प्लेसेस के बारे में बता सकें और नॉन लिविंग थिंग्स या आइडियाज़ के बारे में बता सकें. जो टैंजिबल थिंग्स हैं, इनटैंजिबल थिंग्स हैं, उनके बारे में भी एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं. राइट, क्लियर टू दिस पॉइंट? ठीक है. अब जब हम पर्सन्स की बात करते हैं कि पर्सन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स हमारी हेल्प करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे ट्रेट्स या हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है. और दुनिया इंसानों के आसपास घूम रही है, इंसानों की वजह से ही दुनिया चल रही है और हर इंसान में उसके अपने यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं.
है ना। और वो क्या होते हैं? दे आर क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एंड्योर ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। तो ऐसी क्वालिटीज़ जो हमारा नेचर डिफाइन करती हैं, जो लंबे अरसे तक हमारे साथ चलती हैं, जो हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं, उनको हम पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलते हैं। और ये क्या क्या चीज़ें हैं ये डिसाइड करते हैं हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन में हमारा रिएक्शन कैसा है, उस सिचुएशन को हम कैसे ले रहे हैं। इन सब चीज़ों को मिला के, या हमारे आसपास कैसे लोग हैं वो हमें किस तरह से मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, हम कैसा फील करते हैं और हम कैसे उसमें से जूझ के निकलते हैं अगर कोई मुश्किल आती है। तो ऑल ऑफ दीज पुट टुगेदर दे फॉर्म आवर पर्सनैलिटी, है ना। और इजंट इट अमेजिंग कि ईच वन ऑफ अस हैव अ वेरी वेरी यूनिक पर्सनैलिटी, राइट। नाउ ट्रेट थियरीज जो हैं, जो साइकोलॉजी की काफ़ी सारी थियरीज़ हैं, वो इन्हीं चीज़ों को स्टडी करके तो किसी की भी पर्सनालिटी डिफाइन करती हैं। अब एक बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन थ्योरी हुई है जिसको दिया था लुइस गोल्डबर्ग ने, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने 5 चीज़ें बताई थी कि जिस पे बेस्ड हमारी पर्सनालिटी डिफाइन होती है, कि ये एलिमेंट्स हम सबकी पर्सनालिटी में हैं, ये कितनी डिग्री तक हैं वो डिफाइन करेगा कि हम सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं या हमारी पर्सनालिटी कैसी है। सबसे पहले उन्होंने दिया एक्स्ट्रोवर्जन, जिसको हम एक्स्ट्रोवर्जन भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना वो तो बहुत एक्स्ट्रोवर्ट है, नो नो नो, ही इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे। तो एक्स्ट्रोवर्जन की जब डिग्री ज़्यादा होएगी, इफ़ somebody is really extrovert, तो वो क्या होंगे? वो outgoing होंगे, energetic होंगे, gregarious होंगे। On the contrary, अगर उनमें कम है तो वो quiet होंगे, withdrawn होंगे, जिनको हम introverts बोलते हैं, और वो unassertive होंगे। ठीक है, जैसी है सिचुएशन वैसे ले लिया। अग्रीएबलनेस को भी उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने बोला कि जिसकी पर्सनालिटी अग्रीएबल पर्सनालिटी होगी तो वो क्या होगा? वो वार्म होगा, कंसिडरेट होगा, गुड नेचर्ड होएगा। And if we talk about on the other side of this quality, अगर कम है ये क्वालिटी तो the person will be aloof, वो किसी के साथ मिंगल होना नहीं चाहेगा, वो और इरिटेट भी इजीली होएगा क्योंकि he is not of an agreeable nature. Conscientiousness, the capacity to take responsibility. If a person is conscientious and he has this nature of taking up responsibilities, they'll be also dependable and they'll be very goal oriented, कि ये तो मेरी जिम्मेवारी है ये गोल अचीव करना। और जो नहीं होंगे ऐसे, जिनमें ये क्वालिटी कम होगी, वो इम्पल्सिव होंगे, केयरफ्री होंगे, कि फटाफट जो दिल में आया कर दिया बिना सोचे समझे और परवाह नहीं मारी, इस तरह से। इमोशनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कि जो इमोशनली स्टेबल होंगे, व्हाट विल देयर क्वालिटीज़ बी? दे विल बी कॉन्फिडेंट एंड अदरवाइज they'll be moody, tense, with low self confidence, low self esteem, इस तरह से। Last, openness to experience, कौन कितना ओपन है एक्सपीरियंसेस को रिसीव करने के लिए, उनसे सीखने के लिए। अगर somebody is very open about learning new things and somebody who analyzes changes and welcomes them, वो कैसे होंगे? वो imaginative होंगे, curious होंगे, open to new ideas होंगे। और जो नहीं होंगे उनके फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट भी नैरो होंगे, वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स में ही बिलीव करेंगे कि हाँ ये पता है ऐसे होता है। वो चेंज को भी इजीली नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं और वो न्यू चीज़ें ट्राई करने में भी हेजिटेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि इतनी सारी ये जो 5 क्वालिटीज़ इन्होंने एनालाइज की हैं और उनकी डिग्रीज़ को देखते हुए सैकड़ों वर्ड्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। आपकी, मेरी, आपके फ्रेंड्स की, हमारे घर वालों की, फैमिली की, एवरीबडी कम्स इन दिस ब्रैकेट वेयर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एग्जिस्ट, है ना। तो जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं एक्सक्यूज मी, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी या एडजेक्टिव्स हमारी हेल्प करते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड देन दीज आर लॉट्स ऑफ देम। जब हम इनके सिनोनिम्स देखते हैं हमें रिटेन करना ईजी हो जाता है, हम लोगों के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं वर्ड्स, और वो वर्ड्स हमारे लिए एक वेलकम चेंज की तरह हो जाते हैं। ओके, so we understand words through behavior, through psychology, how we perceive things and all of those. तो आज की क्लास में हम एक छोटी सी टेक्निक डिस्कस करेंगे जो आपने ऑनगोइंग बेसिस पे अप्लाई करनी है। वो अपनी आसपास लोगों को ऑब्जर्व करके देख के भी यूज़ करनी है,
और लोगों को क्या, सिचुएशंस को, किसी भी पैसेज को आप जब पढ़ते हो तो उसके बारे में आप क्या फील करते हो, इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है आपने एक छोटी सी टेक्निक के साथ। द टेक्निक इज द पावर ऑफ 5। व्हाट इज दिस? अब जैसे मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको पिक्चर दिखाई, आपने बोला पेंटिंग दिखाई, मैंने आपको बोला कि इसको डिस्क्राइब करो, और जैसे मैंने आपको बोला ओनली इन 1 वर्ड, सपोज मैं आपको बोलूँ कि 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, आप 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दोगे। अब मैं बोलूँगी कि 5 नॉट सो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। अब क्या होता है, जब हम स्पोकन इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करते हैं फिर भी लिमिटेड होते हैं, जब हम लिखने बैठते हैं यू विल सी ऑथर्स, राइटर्स, दे आर वेरी वेल रेड, तो वो जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते जाते हैं, उतनी ज़्यादा वो वर्ड्स को अपने वर्क में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसी चैलेंज को मीट करने के लिए जब हम जो पैसेजेस पढ़ेंगे उसमें जो नॉट सो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स आते हैं, उस चैलेंज को मीट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। You come across a very normal word, find out 5। अब इसमें obnoxious से words नहीं ढूंढने हैं कि बहुत अजीब व गरीब से, लेकिन 5 not so commonly used but still easy to use words, easy to comprehend words, okay? वैसे words choose करेंगे। Examples देखते हैं। First, courageous, commonly used word, courageous, adjective है full of, someone who's full of courage। नॉट डिटर्ड बाई डेंजर और पेन, जो कि दुख से या संकटों से ना घबराए, दर्द से ना घबराए। समवन हु इज़ वेरी ब्रेव इज करेजियस, कॉमनली यूज्ड वर्ड। अब हम इसको कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसके सिनोनिम के साथ में, और कैसे उनको याद रख सकते हैं। आप इसके लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को एसोसिएट करने के लिए। अगर हम पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, तो आप किसी इंसान को इमेजिन कर लीजिए कि आपके हिसाब से जो बहुत करेजियस है आपके उसमें। इस एग्जांपल में हम ये पिक्चर लेंगे, ठीक है? हमने ये पिक्चर ली, दिस पर्सन हैज़ नो आर्मर अदर देन अ शील्ड, कोई आर्मर नहीं है, और इस पर्सन को हम देख के अब अपने जो सिनोनिम्स हैं करेजियस के वो एसोसिएट करेंगे। लेट्स लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। अ वेलिएंट मैन्स लुक is more than a coward's sword, कि एक बहादुर इंसान की जो लुक है वो किसी भी कवर्ड या डरपोक इंसान की स्वॉर्ड से ज़्यादा असरदार होती है या ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब ये आपने इमेजिन करना शुरू किया, ये पिक्चर देखी आपने, और आपने डिसाइड कर लिया कि दिस मैन इज़ वेलिएंट, ओके, ही इज़ गिविंग अ valiant look, okay? A valiant man's look is more than a coward's sword, okay? He is a valiant man. All right. Let's come to the other sentence. Next one. History has numerous stories of valorous soldiers who laid their lives for the welfare of their countrymen. History में numerous stories हैं। न्यूमरस के लिए सिनोनिम क्या सोच सकते हैं? अ नंबर ऑफ, फ्रेज हो गया, इनन्यूमरेबल, प्लेंटी, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, कितनी सारी फ्रेजेज हैं जो न्यूमरस, इनन्यूमरेबल, काउंटलेस, टू जस्ट गिव आउट अ फीलिंग। अगेन न्यूमरस, OUS, एडजेक्टिव, अ नंबर ऑफ, है ना, अ लॉट ऑफ नंबर्स। ओके, तो अब यहाँ पे लेट्स कम बैक टू आवर एडजेक्टिव। हिस्ट्री हैज़ न्यूमरस स्टोरीज ऑफ वेलरस सोल्जर्स हु लेड देयर लाइव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर कंट्रीमेन। नाउ यू कम बैक टू दिस पिक्चर, और ये वेलरस सोल्जर्स के बारे में, स्टोरीज़ के बारे में बात की गई सेंटेंस में। अब आपको पता, आपने क्या एसोसिएट करना है कि इसकी स्टोरी, ये भी एक वैलरस सोल्जर की स्टोरी है। वन हु इज़ फुल ऑफ वैलर, वन हु इज़ फुल ऑफ courage, valorous, valiant, full of courage, spelt both ways. All right, somebody who's full of courage, valiant soldier, valorous soldier. Indomitable, armed with indomitable courage, he ventured to explore unknown lands. What is he armed with? इनडोमिटेबल स्पिरिट। हम स्पिरिट के लिए भी यूज़ करते हैं कि इनडोमिटेबल स्पिरिट, करेजियस स्पिरिट, ही इज़ गॉट दिस वेलिएंट एटीट्यूड, वैलरस एटीट्यूड एंड इनडोमिटेबल करेज। अब
करेज के साथ भी हम इंडोमिटेबल यूज कर सकते हैं, स्पिरिट के साथ भी यूज कर सकते हैं. सो वी कुड से आर्म्ड विद इंडोमिटेबल स्पिरिट ही वेंचर्ड टू एक्सप्लोर अननोन लैंड्स. वेलियंट, वेलरस, इंडोमिटेबल. आपने ये साथ में लिखना है. जिस चीज़ के साथ भी एसोसिएट कर लेते हो आप पेन डाउन करोगे और इमेजिन करोगे कि ये हमने वर्ड उस चीज़ के साथ एसोसिएट कर लिया. नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ सोल्जर इज दिस? ही इज अ वेलियंट सोल्जर, ही इज अ वैलरस सोल्जर, हिज स्पिरिट इज इंडोमिटेबल एंड हिज स्पिरिट इज डाउटी. वन कुड टेल ही वॉज अ डाउटी सोल्जर. इज his undaunted spirit mirrored in his eyes. हम इसके साथ as भी लगा सकते हैं. हम बता सकते थे कि ये एक डाउटी सोल्जर था, ये एक वैलरस सोल्जर था, ये एक वेलियंट सोल्जर था, क्योंकि जो उसकी अनडॉन्टेड स्पिरिट, अनडिटर्ड स्पिरिट, इंडोमिटेबल स्पिरिट थी वो उसकी आईज में रिफ्लेक्ट हो रही थी, मिरर हो रही थी. उसकी आंखों में देखा जा सकता था कि व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट डज ही हैव. ही हैज़ एन इंडोमिटेबल स्पिरिट, undaunted courage, undaunted spirit, okay, undaunted spirit, indomitable courage of a valorous soldier, of a valiant soldier. And he was gallant. A gallant soldier marched with unwavering determination amidst the chaos. अब इसमें chaos दिख रहा है. एक valiant soldier है, valorous soldier है, doughty soldier है, with an indomitable spirit, with an undaunting spirit, undaunting courage, and he is How is he marching? With unwavering, जिसको हिलाया ना जा सके. Wavering मतलब कांपती सी. Unwavering, कितनी determination के साथ जा रहा है. Unwavering determination amidst the chaos. chaos के बीच में उथल पुथल सी दिख रही है, chaos दिख रहा है, लेकिन इसकी determination कैसी है? He's a और क्यों है ऐसी? Because he's a valiant soldier. He's a valorous soldier. All right. So this is one way you can associate a lot of words with वन सिंगल पिक्चर. इस तरह से क्या होगा कि आपको अब ये वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिया आपने पिक्चर से, अब आप इनको रिकलेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, वील लर्न दिस एंड आई शो यू विद अदर एग्जाम्पल्स एज वेल कि कितना इजी हो जाता है इनको रिवाइज करना. फिर अब हमने इसमें क्या क्या वर्ड्स देखे? वेलियंट देखा, वैलरस देखा, इंडोमिटेबल देखा, अनडॉन्टिंग देखा एंड डाउटी देखा. So all of these have now registered with you. You have to believe that, okay? And you have to keep practicing that as well. आपको प्रैक्टिस भी करनी है, इनको याद भी रखना है. अब जब आपको कोई बहादुर सा इंसान दिखता है, आपने क्या सोचना है कि करेजियस तो मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया, फियरलेस तो बहुत बार यूज़ कर लिया मैंने, लेकिन अब मैंने क्या यूज़ करना है? अनडॉन्टिंग स्पिरिट वाला इंसान, वेलियंट पर्सन, वैलरस पर्सन, बी इट अ सोल्जर और अ कॉमन मैन. एनी वन ऑफ अस कैन come out as a courageous person, right? All right, let's move on to the other one. Jovial. Wow, okay. Jovial, very simply cheerful, friendly. और हम क्या लिख सकते हैं? Somebody who is, हमने कल की क्लास में देखा था, somebody who is sprightly, है ना? और क्या? Blithesome. And what else? Somebody who's good-natured, very free-spirited. All of those adjectives are pretty much synonymous with jovial. अब हम इसे not so commonly used adjectives देखते हैं, लेकिन some that are written work में जो काफ़ी, स्पोकन इंग्लिश में भी इसमें से कुछ हैं जो काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हमें उनको याद कैसे रखना है और कैसे किसी भी कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करना है. ठीक है, दिस टाइम वील टेक दिस पिक्चर. इमेजिन कि ये जो लेडी है इनका नाम वीवा है. ओके, वीवा. ओके, now Viva is very convivial, very jovial, very convivial. Why do we say that? और इसके साथ में convivial personality के साथ साथ किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? A convivial atmosphere at the family reunion brought back some pleasant memories. और क्या किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? हम एक और सेंटेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं. अ कन्वीवियल वीवा ensured that the atmosphere at the family reunion was fantastic. ठीक है, तो पर्सन के साथ भी और सिचुएशन के साथ भी. ठीक है, हम यहाँ पे यूज करते हैं a convivial viva brought life back to the family reunion party. ऐसे. लेकिन फिलहाल let's stick to this sentence. और अब इमेजिन कीजिए
कि ये पिक्चर है जो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो रही है. एंड हु डू यू सी, व्हाट डू यू सी? अ वेरी कन्वीवियल एटमोसफियर, अ वेरी हैप्पी एटमोसफियर, अ वेरी जोवियल एटमोसफियर. और उसमें वीवा है. लेट्स कम बैक टू वीवा. वीवाज affable smile was enough to break the ice. और जब फैमिली रियूनियन हो रहा है, कुछ आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है प्रॉबली, लेकिन जो वीवा की affable स्माइल है, जो वीवा की फ्रेंडली स्माइल है, जो जोवियल स्माइल है, उसकी वजह से इट वॉज इनफ टू ब्रेक द आइस. सब कंफर्टेबल हैं, अब किसी को भी ऑड नहीं लग रहा है इस फैमिली रियूनियन में, बिकॉज ऑफ वॉट? वीवाज affable स्माइल, हर कन्वीवियल नेचर and her amiable nature. Viva is such an amiable host that people can't stop talking about her pleasantness. Viva इतनी अच्छी होस्ट है, इतनी फ्रेंडली होस्ट है कि कोई भी उसके बारे में, उसकी प्लेजेंटनेस के बारे में बात करने से रुक नहीं पा रहा है. कमिंग नेचुरली टू देम. ओके, क्या कर रही हैं और वीवा? एन एब्यूलेंट वीवा. अब हमने क्या देख लिया? कन्विवियल, एफेबल, एमिएबल, एब्यूलेंट. वीवा मेड श्योर हर गेस्ट्स वर हैप्पी एंड एंजॉइंग द पार्टी. ऑल राइट. जोवियल, कन्विवियल, एमिएबल, एफेबल and ebullient and exuberant. It's Viva's exuberant personality that makes her likable and popular. So how is Viva? She is exuberant. She is jovial. She is convivial. She is affable. She is amiable. All right. So you jot these down along with the picture. तो चाहे ये पिक्चर ले लीजिए जिससे आपकी इमेजिनेशन क्लियर हो सके, because it all depends on how we perceive the words, how we see the words and associate them. हम कैसे लोगों के साथ इन वर्ड्स को एसोसिएट कर पाते हैं. अब आप कोई भी कैरेक्टर अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए जिसके साथ आप ये वाली क्वालिटीज़, मतलब ये सिनोनिम्स आप एसोसिएट कर पाओ, जिसके साथ कौन है जो आपके हिसाब से कन्विवियल है, एफेबल है, एमिएबल है, एब्यूलेंट है, एक्सूबरेंट है. तो इस तरह से आप ये आपके 5-6 वर्ड आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएंगे. सो दैट्स द पावर ऑफ 5. Okay, 5 powerful words to describe cautious. ध्यान से सुनना, carefully सुनना. Okay, prudent, vigilant, heedful, observant, circumspect. ओके, दीज 5 वर्ड्स. अब हम इन वर्ड्स को कैसे किसी पिक्चर के साथ या पर्सन के साथ एसोसिएट करते हैं वो हम ट्राई करते हैं. ओके, कॉशियस का वैसे आप सिनोनिम लें तो केयरफुल भी बहुत कॉमनली यूज्ड सिनोनिम है इसका, बट लेट्स लुक एट सम अदर. इट इज़ प्रूडेंट टू थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन अल्यूरिंग फंड. प्रूडेंट मतलब समझदारी वाला, केयरफुली चलने वाला काम जो होता है वो प्रूडेंस कहलाता है. सो प्रूडेंस इज अ नाउन and being prudent is an adjective. So it's prudent to think before investing in an alluring fund. जो फंड ल्योर कर रहा हो, जो फंड अट्रैक्ट कर रहा हो, बिविच कर रहा हो, आपको बहका रहा हो, उससे बच के रहिए. उसके बारे में अच्छे से सोच समझ के ही किसी नतीजे पे निकलिए. तो फंड के लिए जब आप एक पर्सनालिटी को इमेजिन करें या किसी पिक्चर को इमेजिन करें तो डोंट बी हेस्टी, बी प्रूडेंट, बी विजिलेंट. तो अपने लिए ये एक लेसन बना लीजिए कि वी हैव टू बी प्रूडेंट, वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी विजिलेंट, we have to be heedful. A vigilant attitude can help prevent imminent as well as hidden dangers. तो जो विजिलेंट एटीट्यूड है, जो कॉशियसनेस से भरा एटीट्यूड है, वो हमें कैसे हेल्प करता है कि जो डेंजर्स हमें सामने दिख रहे हैं, जो इमिनेंट हैं, एकदम क्लियर हैं, प्रत्यक्ष हैं, उसके साथ साथ जो छुपे हुए हैं, हिडन डेंजर्स हैं, उनसे लड़ने में भी एक विजिलेंट एटीट्यूड, एक प्रूडेंट एटीट्यूड हेल्प करता है. बी ऑन द विजिल, बी अलर्ट. heedful, somebody who pays heed to things, somebody who cares about things. So somebody who is heedful. So let's look at an example. Thanks to his heedful nature, he was able to predict the dangers in the offing. Thanks to this person's heedful nature, उसका जो cautious nature है, उसका जो careful nature है, उसका जो vigilant nature है, उसकी वजह से क्या हुआ? He was predict dangers in the offing. जो dangers थे सामने आने वाले वो predict कर पाया.
So now associate what is this person? He is a prudent person, he is a vigilant person, and he is a cautious person and heedful person. He pays heeds to things, and he's also observant. He is prudent, he is cautious, he is observant, he is observing things, and therefore he is also cautious about dangers. He's cautious about how things are moving or functioning. And an observant leader can warn and thus protect the entire team. So he is one of those, an observant leader who can warn and protect his entire team. And he is also circumspect. Surroundings. याद है हमने एक लेसन में किया था circumscribe, which means to contain, to not let it go out, to contain something, to limit something. Circumspect, spect comes from seeing, spect means seeing. So जैसे मेरे specs कहाँ हैं, spectators, people who are watching are called spectators. Circumspect जो आसपास के बारे में ध्यान रखता है, आसपास अपने आसपास का पे निगरानी रखता है. सो इट इज़ एसेंशियल टू बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट एनी मिसयूज. तो आपको विजिलेंट होना ज़रूरी है. सो व्हाट इज सर्कमस्पेक्ट सिनोनिमस विद, ये टंग ट्विस्टर की तरह लग रहा है. सर्कमस्पेक्ट इज सिनोनिमस विद प्रूडेंट, विजिलेंट, हीडफुल, ऑब्जर्वेंट एंड कॉशियस. डिड यू पे अटेंशन टू व्हाट आई वाज सेइंग? अब जितने वर्ड्स बताए हैं मैंने, उसका सेंटेंस बना सकते हो. क्या क्या वर्ड्स डिस्कस किए थे हमने? जोवियल, करेजियस, क्या सेंटेंस बना सकते हो? एंड विजिलेंट, एनी वन ऑफ दोस, करेजियस, विजिलेंट, व्हाटएवर. मैं बताऊं? I was trying to be valiant when I told my mother that I did not like the curry that she had made or sabzi that she had made. She wasn't very jovial about it. You know what her reaction may have been. ये मैं अपनी मम्मी के बारे में नहीं बोल रही. Next time I'm going to be more prudent. Next time I'm going to be more cautious. अब आप भी एक सेंटेंस बनाइए तीनों वर्ड्स को यूज करके. कोई भी सिनोनिम पिक कर लीजिए. Okay. Next one, thoughtful. I'm also going to be thoughtful about what I say to her next time. 5 powerful words to describe thoughtful. Very commonly used word. What does thoughtful mean? Showing consideration for the needs of other people. हम ये वाला perspective ले रहे हैं thoughtful का, ये वाली implication ले रहे हैं. और कैसी implication ले रहे हैं? एक तो ये हो गई showing consideration and being engrossed in one's thought. एक ये वाली, ठीक है? Being engrossed in one's thought. So somebody who's engrossed in one's thought is in a pensive mood. Mood के लिए यूज करते हैं ना, very pensive, very thoughtful, बहुत सोच विचार वाले मूड में बैठे हुए हैं. So pensive. We wonder what that man in a pensive mood was wondering. हम क्या वंडर कर रहे हैं कि ये क्या वंडर कर रहे हैं ऐसी शक्ल बना के. कैसी शक्ल बनाई हुई है? ओके बाबा. Contemplative. Was he contemplative about some official issues? क्या वो किसी official issues के बारे में contemplation कर रहे हैं या contemplative हैं, सोच विचार कर रहे हैं? So his mood is pensive, right? And he looks very contemplative कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो इमेजिन कीजिए इसको आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो और आप इनके लिए ये वाले वर्ड्स यूज कर रहे हो. And he looks very meditative. किसी ध्यान में लगे हुए हैं, सोच विचार में लगे हुए हैं. Another word that we use is meditative. Right? Sentence क्या use किया हमने? His meditative expressions invoked concerns from people watching him. जो उसकी meditative expressions थी, जो ऐसी pensive सा mood था, जो उसकी जो contemplative सी nature दिख रही थी, उसके बारे में, उसकी वजह से क्या हुआ, जो आसपास के लोग थे उनमें कंसर्न फैल गया. क्यों भाई, क्या सोच रहे हैं, ये क्या बात होगी? होती है ना हमारी नेचर ऐसी, जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम में दिख रहा होता है. इंट्रोस्पेक्टिव.
Some felt that he may have been introspective about his personal choices. कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ के बारे में, कुछ को लग रहा है ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, किसी को लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, कुछ सोच विचार कर रहे हो अपनी पर्सनल चॉइसेस के बारे में. ओके. And ruminative. Some wondered if he is usually of this ruminative temperament. कुछ को लगा कि क्या इनका टेम्परामेंट ही तो नहीं ऐसा है कि इनकी नेचर ही ruminative हो, या ये ऐसे ही हैं. Ruminative, introspective, contemplative. Okay? IVE. Contemplative, meditative, introspective, ruminative, pensive are all synonyms for thoughtful. 5 powerful words to describe foolish. Who's foolish? एक रहीनीर, एक रहीनबीर, एक रहीन, I don't know, and एक रहीन हम. Okay, who's foolish? Lacking good sense of judgment or somebody who's unwise. इसके बहुत ही commonly used होने वाले synonyms कौन से हैं? Silly, जो हम वैसे यूज़ करते हैं बहुत. Stupid, ऐसे भी बोलते हैं. Juvenile, immature, है ना? Immature, somebody who lacks judgment obviously is immature. And imprudent, right? It's imprudent to chop the branch you're sitting on. Of course, right? So this is foolish. It's foolish to chop the branch that you are sitting on. It's preposterous as well. Booking an expensive last-minute flight is preposterous if the trip was planned months ahead. कि जो लास्ट मिनट फ्लाइट है, वो एक्सपेंसिव लास्ट मिनट फ्लाइट बुक करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है अगर आपको पता है मंथ्स पहले कि आपने ये ट्रिप लेनी है या दिस इज़ अ ट्रिप दैट्स ड्यू. Farcical is also very farcical. It's listening to a farcical suggestion is one thing, following is another. कि एक आपने foolish सी suggestion सुन ली कि भाई ये ब्रांच काटो, ये आपके काम आएगी, वो एक चीज़ है, और आप उसको काटने लग जाओ, you know what it is, right? It's fatuous. An insanely fatuous question by one of the employees left the managers speechless. Now all of this, cutting the branch you're sitting on, is fatuous. It's juvenile. It's foolish. It's preposterous. Imprudent. It's imprudent. Prudent है समझदारी वाला काम. Wise thing to do. Careful thing to do. Being careful. And this is imprudent. This is juvenile. This is fatuous. This is preposterous. जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसको जॉट डाउन कर लीजिए. अब an insanely fatuous question by one of the employees left the manager speechless. ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक insanely foolish क्वेश्चन पूछा एम्प्लॉय ने जिससे जो मैनेजर है he was left speechless. तो ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया होगा आपको लगता है? उन्होंने पूछा होगा insanely fatuous, ऐसा probably उन्होंने ये पूछ लिया होगा, है ना? इनको किसी ने बोल के भेजा था कि भाई अपनी मीटिंग में क्वेश्चन ज़रूर पूछना, तो उन्होंने पूछ लिया बॉस से ये वाला क्वेश्चन. आपके टूथपेस्ट में है? ओके. Vacuous. Several vacuous. Now vacuous comes from vacuum. कि मतलब खाली, खोखला, बिना किसी समझदारी का, बिना किसी सब्सटेंस का. So several vacuous TV shows are running successfully, proving there is audience for everything. कि कितने सारे ऐसे फूलिश से शोज़ चल रहे हैं, इमेच्योर से शोज़ चल रहे हैं टीवी पे, लेकिन उनकी TRP काफ़ी अच्छी है, प्रूविंग दैट द ऑडियंस, देयर इज ऑडियंस फॉर एवरीथिंग. आप भी देख रहे हो क्या? मैं नहीं देखती, मैं टीवी शोज़ देखती ही नहीं. ऑल राइट, सो दिस इज़ अ ट्रिक that I hope will help you all. Try to associate personality traits with people, और उनके जो आप better replacement या अदर रिप्लेसमेंट सोच के उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए. नाउ द वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. ऑल राइट, आफ्टर द क्लास ऑफ कोर्स ये आपने जॉट डाउन करने है, अपनी डायरी बना लीजिए, अपनी जो नोटबुक रखी है उसमें लिखिए, और
ये एक्साइटमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज एक पैसेज करेंगे। बिफोर दैट, जो मैं आपको इन वर्ड्स के थ्रू भी बार बार बता रही हूँ वो यही है कि आपने विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। चीज़ों को विजुअलाइज करके जब हम एसोसिएट करते हैं हमारे साथ वो ज़्यादा देर तक रहती हैं, हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। देन वी मेक कनेक्शंस, चीज़ों के कनेक्शंस, जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे हम किसी भी वर्ड का कनेक्शन किसी पिक्चर के साथ बना सकते हैं और कितने सारे वर्ड्स का कनेक्शन एक ही पिक्चर के साथ बना सकते हैं। उसी तरह से जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आपने कनेक्शंस बिठाने हैं, चीज़ों के अपने दिमाग में एसोसिएट करना है। हालांकि एक चीज़ जो हमें हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में याद रखनी है कि जो भी पैसेज हम पढ़ रहे हैं हम उसको ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और जो क्वेश्चंस उसके साथ पूछे जाएंगे वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर करेंगे। अपनी हम उसमें जजमेंट नहीं लगाएंगे। जो जजमेंट जरूरी है वो तो लगानी है, वो है पैसेज के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से, ठीक है। Then we make inferences based on the passage, not our own inferences, कि हमारी जो out of the context of the passage जो understanding है वो अप्लाई नहीं करनी है। And then while you are doing this, you must self monitor yourself। इन्हीं क्राइटेरिया पे रीडिंग स्पीड बेटर हो रही है नहीं, अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को टाइम करके और उसको बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। Okay, let's start. This time we are going to start by looking at the questions first. हम एक, जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक टेक्निक होती है क्वेश्चन पैसेज क्वेश्चन की टेक्निक, कि आप एक सरसरी तौर पे क्वेश्चंस देखोगे, उसमें क्या करना है, जो ये हमारा अटेम्प्ट होगा ये हमारा कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने का अटेम्प्ट होएगा। इसमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, देन वी अप्रोच द पैसेज, उसमें कीवर्ड्स ढूंढेंगे, वही मतलब कीवर्ड्स वाली अप्रोच रखेंगे, देन वी कम बैक टू द क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपने टेक्निक्स दोनों तीनों अपनी सी ईच वन ऑफ अस टेक थिंग्स डिफरेंटली, ईच वन ऑफ अस आर एबल टू अप्लाई थिंग्स डिफरेंटली, है ना। हम अलग अलग तरीके से रिसीव करते हैं और हम सबके लिए कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग टेक्निक वर्क कर रही है, तो आप इस टेक्निक को अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके टाइम को कट डाउन करके इस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज। हमने फर्स्ट कीवर्ड है पैसेज का मेन टॉपिक आइडेंटिफाई करना। अब यूजुअली मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ो, ये आपने इससे इन्फ्लुएंस ना होके पैसेज में पैसेज को पढ़ के उसके बाद इसमें आना, जो इसमें इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ की हैं, फिर उसको स्टडी करेंगे। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपको इससे बेटर आइडिया लगेगा, ये भी आप ट्राई कीजिए, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक टू दिस, कि हमें मेन टॉपिक क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड साइटेड इन पैराग्राफ 1। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि साइटेड जो पैराग्राफ 1 में है इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इन डिसरिगार्डेड, मेंशन्ड, कंसिडर्ड, प्रूवन। इन चीज़ों में से, इन वर्ड्स में से कौन क्लोजली मीन कर रहा है साइटेड पैराग्राफ 1। तो कीवर्ड क्या है, साइटेड ढूंढना है मैंने, पैराग्राफ 1 में ढूंढना है और उसकी क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, वो ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड इंसेसेंटली इन पैराग्राफ 3, बेस्ट रिप्लेस्ड बाय। इसका मतलब मैंने इंसेसेंटली की भी बेस्ट रिप्लेसमेंट देखनी है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, कॉन्फिडेंटली, इंटेलिजेंटली, कॉन्स्टेंटली, ऑप्टिमिस्टिकली। ओके, तो मेरे पैराग्राफ 1 में दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, साइटेड और इंसेसेंटली। सो दोज आर द कीवर्ड्स पैरा 1। तो आप क्या कर सकते हो, एक अप्रोच जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी थी, ये इसको बोलते हैं 2 कॉलम मेथड, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन मटेरियल को नोट डाउन कर रहे हो, फिर अपने कमेंट्स यहाँ पे लिख रहे हो। ये आप मेंटली भी वो कर सकते हो या यहाँ पे आप जॉट डाउन भी कर सकते हो। जैसे अब हमने कर लिया कि पैरा 1 में हमने साइटेड और इंसेसेंटली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो सॉरी, लेट मी राइट इट वेरी नाइसली, ठीक है। तो अब मैंने कीवर्ड्स रख लिए, मैंने उनको लोकेट कहाँ रखना है, लोकेट कहाँ करना है वो समझ लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डिड द राइट ब्रदर्स हैव दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर। एक्सपीरियंस ऑफ राइट ब्रदर्स, ऑप्शन क्या है, जीनियसेस, ग्लाइडर पायलट्स, इंजीनियर्स, इन्वेंटर्स। मैंने क्या नोट करना है, एक्सपीरियंस राइट ब्रदर्स का।
Why does the author suggest that experiments with the wind tunnel were important? कीवर्ड क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट्स किसके? विंड टनल के। विंड टनल के एक्सपेरिमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट थे, ये ऑब्जर्व करना है। द वर्ड दे इन द पैराग्राफ रेफर्स टू, अब मेरे पास साइटेड इंसेसेंटली पैराग्राफ 1 में हो गया, पैराग्राफ 3 में हो गया दे, किसको रेफर किया जा रहा है? विंड टनल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैंने ऑब्जर्व करना है, और ये हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें ऑब्जर्व करेंगे। द वर्ड डूम्ड इन पैराग्राफ 4, अब पैराग्राफ 3 के बाद में पैराग्राफ 4 में हमने वर्ड डूम्ड को देखना है कि उसकी क्या, what is it closest in meaning to, destined to fail, difficult to achieve, taking a risk, not well planned, तो ये ऑब्जर्व करने हैं। पैराग्राफ 4 में एक और डूम्ड ऑब्जर्व करना है मैंने, और मैंने स्टीम इंजन्स का फेलियर ऑब्जर्व करना है। ये मैंने हाईलाइट करके रखा है ताकि आप इसको सीख लो कि मेंटली कैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, या उनको अंडरलाइन करके, या किसी भी टेक्निक से आप जॉट डाउन करके जो भी टेक्निक है यूज करना चाहते हो। द ऑथर सजेस्ट दैट द स्टीम इंजन्स यूज्ड इन अर्लियर एयरक्राफ्ट हैड फेल्ड, फेलियर ऑफ स्टीम इंजन, पैराग्राफ 4 में, एंड आई एम गोइंग टू लिमिट इट टू दैट। ऑल राइट, नाउ वी हैव सेवरल क्वेश्चंस हियर, ठीक है। लेकिन अब जब हम ये टेक्स्ट यहाँ पे डालते हैं, इट्स नॉट पैराग्राफ वाइज, तो मैंने हमारी टेक्निक को अप्लाई करने के लिए एंड ऑफ ईच पैरा आई हैव मेंशन हियर। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। पैराग्राफ 1 में हमने क्या देखा था? साइट वर्ड है ना, साइटेड, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ओके, दिस क्वेश्चन हैज ऑफन बीन पोज्ड। अब मैं आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से नहीं समझा रही, मैं आपको ये पैसेज को भी साथ साथ में समझाऊंगी, लेकिन जब हम पैसेज को करेंगे और जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिए तो अब आइडियली हमारा फोकस फिर क्या होगा कि हम सिर्फ उन क्वेश्चंस के हिसाब से अपने पैसेज को पढ़ें, अगर हम वो टेक्निक अप्लाई करते हैं। लेकिन हम में से कई हैं जिनको ये बेटर फील होता है कि वो पैसेज मज़े से पढ़ रहे हैं, उसमें से जो भी क्रक्स निकाल रहे हैं और फिर वो क्वेश्चंस पे जा रहे हैं विदाउट एनी प्री कंसीव नोशंस अबाउट द पैसेज, ठीक है, वो भी वर्क करती है। लेकिन आज हम इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ ऑफन बीन पोज्ड, why were the Wright brothers able to succeed in an effort at which so many others had failed? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टू पोज अ क्वेश्चन इज टू आस्क अ क्वेश्चन, ओके। और हम इसके और यूजेस क्या है? पोज अ थ्रेट, पोज इज अ प्रॉब्लम, इस तरह से भी पोज वर्ड का यूज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन की ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसा क्या था कि राइट ब्रदर्स सक्सेसफुल हुए उस चीज़ में, उस एफर्ट में जिस पे काफ़ी लोग, एट विच सो मेनी अदर्स फेल, कि बहुत लोग जिसमें फेल हो गए थे। Many explanations have been mentioned, बहुत सारी explanations mention की गई हैं, but 3 reasons are most often cited, लेकिन 3 रीज़न बहुत ज़्यादा साइट किए गए हैं। अब यहाँ पे cited का मतलब क्या है? cited का मीनिंग क्या होता है? To cite is to mention or quote something as proof। यहाँ पे क्या करने, किस हिसाब से बोला गया है? टू मेंशन, कि 3 रीजंस मेंशन किए जाते हैं, 3 रीजंस बताए जाते हैं। सो टू मेंशन, फर्स्ट दे वर अ टीम, पहला रीजन क्या था? कि वो एक टीम की तरह काम करते थे। बोथ मैन वर्कड कंजीनियली, दोनों जो ये ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स थे, ये कंजीनियली वर्क करते थे। कंजीनियल इज समबडी हु वर्क्स इन टैंडम विद ईच अदर, हु वर्क्स इन टैंडम, हु वर्क्स इन एन अग्रीएबल नेचर, सूटेबल और प्लीजिंग नेचर में जो काम करते हैं वो कंजीनियल होते हैं। तो ये दोनों ब्रदर्स एक टीम की तरह काम करते थे, कंजीनियली काम करते थे और कोऑपरेटिवली काम करते थे। They read the same books. Now this read is not read the same books. They read, past tense में है ना, read the same books, located and shared information. Information ढूंढते थे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लोकेट करते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। And talked incessantly about the possibility of manned flight. And to talk incessantly is to talk continuously, talk non-stop. All right? टू टॉक नॉन स्टॉप। हमें इंसेसेंटली और साइटेड दोनों पता चल गए। अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्ड फ्लाइट, और वो किस बारे में नॉन स्टॉप बात करते थे, बिना रुके बात करते थे? मैन्ड फ्लाइट्स के बारे में, कि कब हम
प्लेन में जाएंगे, प्लेन उड़ाएंगे, और कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कैसे हम ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि हम प्लेन्स बनाएं, एयरक्राफ्ट्स बनाएं, एयरप्लेन्स बनाएं जिसको कि लोग उड़ा सकें, जिसमें लोग ट्रैवल कर सकें। मैन्ड का मतलब क्या होता है? कैरिंग और ऑपरेटेड बाय वन और मोर पर्सन्स, कि जो इंसानों को लेके जाती है फ्लाइट या ऑपरेट की जाती है इंसानों द्वारा, दैट्स मैन्ड। एंड सर्व्ड एज ए कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के लिए एक कंसिस्टेंट, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत बने रहते थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को इनकरेज करते थे, एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनते थे। ओके, लड़ते नहीं थे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या लगता है? झूठ बोल रहे हैं। क्वाइट सिंपली, टू जीनियसेस आर बेटर देन वन। पैराग्राफ 1 एंड्स हियर। हमने जो पैराग्राफ 1 में टारगेट करना था, साइट और इंसेंटली, वो हमने कर लिया। क्वाइट सिंपली एक ऐसी फ्रेज है जो मतलब किस चीज़ के लिए यूज होती है? सिंपली पुट, जैसे इसके जगह पे सिंपली पुट भी यूज हो जाती है। और क्या? क्वाइट सिंपली, सिंपली सेड भी यूज हो जाता है। टू जीनियसेस आर बेटर देन वन, वो बोल रहे हैं कि दो जीनियस एक जीनियस से बेटर होता है। तो ये दो भाई, ऑथर कह रहे हैं, ये जीनियस थे अपने आप में। बोथ वर ग्लाइडर पायलट्स, ये दोनों ग्लाइडर पायलट थे, मतलब ग्लाइडर उड़ाने वाले थे। अनलाइक सम अदर इंजीनियर्स हु एक्सपेरिमेंटेड विद द थ्योरीज ऑफ फ्लाइट, और अनलाइक मतलब कि उनकी तरह नहीं, किनकी तरह नहीं? उन इंजीनियर्स की तरह जो फ्लाइट की थियरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, जो थियोरेटिकली वर्क करते थे, जो पढ़ते थे थियरीज के बारे में और उस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उन लोगों से अलग, उन लोगों से हट के ऑरवेल एंड विल्बर राइट, अब भाइयों के नाम यहाँ है, ऑरवेल एंड विल्बर राइट एक्सपीरियंस द practical aspects of aerodynamics by building and flying in kites and gliders। तो उन साइंटिस्ट से बिल्कुल अलग जो थियोरेटिकली चीज़ों पे वर्क करते थे, ओलिवर और विल्बर जो राइट ब्रदर्स थे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे, जो उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज गैदर की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, बिल्डिंग एंड फ्लाइंग इन काइट्स एंड ग्लाइडर्स, ये इन्होंने खुद काइट्स बनाए, ग्लाइडर्स बनाए, उनमें फ्लाई करने की जो एक्सपीरियंस थे उसको इन्होंने गैदर किया, एरोडायनामिक्स को स्टडी किया और उस नॉलेज को अप्लाई किया। तो इनकी कोशिश होती थी कि प्रैक्टिकली चीज़ों को ट्राई करें। एरोडायनामिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ गैसेस, स्पेशली एयर, क्योंकि एयर सबसे बड़ी वो है, गैस है जो इंटरैक्ट करती है किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ में, एंड हाउ इट इंटरैक्ट्स विद मूविंग बॉडीज, प्राइमरीली द फोर्सेज ऑफ ड्रैग और लिफ्ट, और कैसे एयर का इंटरैक्शन किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने में होता है, उसको ड्रैग करने में, थ्रस्ट करने में। इस सारी स्टडी को हम एरोडायनामिक्स बोलते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एयर के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, कब वो लिफ्ट हो सकता है, कभी कैसे वो थ्रस्ट लेगा, इन चीज़ों को स्टडी करने को एरोडायनामिक्स बोलते हैं। ओके, और ये विल्बर राइट ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से स्टडी किया एरोडायनामिक्स को। ईच क्राफ्ट दे बिल्ड वाज स्लाइटली सुपीरियर टू द लास्ट, और हर एयरक्राफ्ट जो वो बनाते थे वो पिछले एयरक्राफ्ट से, उनकी अपनी पिछली क्रिएशन से थोड़ा सा बेटर ही होता था, थोड़ा सुपीरियर होता था। As they incorporated knowledge that they had gained from previous failures। क्योंकि जो उन्होंने अपने प्रीवियस फेलियर्स में जो पहले की डिसअपॉइंटमेंट्स या पहले की जो सक्सेसेस नहीं थी, जहाँ पे वो फेल हुए थे या जो उनके पहले के फेलियर्स थे, उससे सीखकर वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते थे। टू इनकॉर्पोरेट इज टू ब्लेंड और कंबाइन थरली, को जो नॉलेज उन्होंने गेन की उसको वो अपनी नई जो एक्सपेरिमेंट होते थी उसमें लगाते थे, और वो उस नॉलेज को अब इस ढंग से यूज़ करते थे अपने फेलियर्स को। They had realized from their experiments that the most serious challenge in manned flight would be stabilizing and maneuvering the aircraft once it was airborne। तो उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अपनी एक्सपेरिमेंट से कि जो सबसे सीरियस चैलेंज है वो किसी भी मैन फ्लाइट का वो होगा उसको स्टेबलाइज करने का, कि वो क्या हम ऐसा करें कि वो डगमगाए ना, स्टेबल रहे, एक कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट ऑफ हो, एक कांस्टेंट स्पीड से वो इन फ्लाइट रहे, और एक कांस्टेंट स्पीड और एक कांस्टेंट पैटर्न में वो
लैंड करे, और उसको कैसे मनूवर किया जाए. टू मनूवर इज टू स्टीयर, टू नेविगेट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट्स फॉर नेविगेटिंग. मनूवर नेगेटिव कॉनोटेशन में ये यूज होता है, जैसे मैनिपुलेटिव एटीट्यूड के लिए, ही इज गॉट अ वेरी मैन्यूवरिंग नेचर. सम पीपल हु मैन्यूवर विद फैक्ट्स, मैनिपुलेट द फैक्ट्स, तो नेगेटिव कॉनोटेशन में भी यूज होता है. लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, maneuvering the car in a reverse gear or to park in a reverse gear is pretty difficult. मुझे लगता है, नहीं लगता है, ऐसे बोल रही हूँ. Stabilizing and maneuvering the aircraft once it was airborne. तो ओलिवर और विल्बर राइट ने समझ लिया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब हवा में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, वो है कि कैसे उसको स्टेबलाइज किया जाए, स्टेबल रखा जाए, और कैसे उसको स्टीयर, जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना है, नेविगेट करना है, वो कैसे पॉसिबल किया जाए. और ये उन्होंने सीखा था अपने एक्सपेरिमेंट से, रियलाइज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है. While others concentrated their efforts on the problem of achieving lift or for takeoff, जब उस टाइम पे जब बाकी ये सोच रहे थे कि कैसे टेक ऑफ पे फोकस किया जाए, they were concentrating their efforts. That means they were focusing their efforts. जब बाकी सब अपना ध्यान लगाए हुए थे, अपनी ताकत झोंके हुए थे कि कैसे लिफ्ट या टेक ऑफ को स्मूथ बनाया जाए, at that time the Wright brothers were focusing or concentrating, synonymous, on developing a 3-axis control of guiding their aircraft. उस टाइम पे ओलिवर और विल्बर राइट, बोथ द राइट ब्रदर्स, विल्बर और ओलिवर फोकस कर रहे थे कि 3 एक्सिस अप्रोच कैसे बनाई जाए, कि कैसे हम उसको रोल एक्सिस, पिच एक्सिस और यॉ एक्सिस, ये जो किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट में या नॉट एयरबोर्न ऑब्जेक्ट, एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में यूज़ होती हैं ये 3 एक्सिस मूवमेंट स्ट्रैटेजी. तो उस पर ओलिवर और विल्बर राइट वर्क कर रहे थे. जब बाकी सोच रहे थे कि उड़ाए, टेक ऑफ कैसे करवाया जाए, ये आगे की सोच रहे थे. बाय द टाइम द ब्रदर्स स्टार्टेड टू बिल्ड एन एयरप्लेन, और बाय द टाइम जब तक कि उन्होंने अपना प्लेन बनाना शुरू किया, दे स्टार्टेड टू बिल्ड एन एयरप्लेन, दे वर ऑलरेडी अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट ग्लाइडर पायलट्स. तब तक वो वर्ल्ड के बेस्ट पायलट, ग्लाइडर पायलट्स में से हो चुके थे. दे न्यू द प्रॉब्लम्स ऑफ राइडिंग द एयर फर्स्ट हैंड, और उनको हवा में उड़ने की जो फर्स्ट हैंड उनको पता चल गया था हवा में उड़ने की प्रॉब्लम्स का. फर्स्ट हैंड क्या होता है? जो हमें डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स पता चले, हैंड्स ऑन पता चले. इसके लिए हम एक और वर्ड फ्रेज यूज करते हैं, हैंड्स ऑन. बोलते हैं ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, दैट इज आवर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, डायरेक्टली पता चलना. राइट. Okay, this we saw. In addition, the Wright brothers had designed more effective wings for the airplane than had been previously engineered. तो इसके साथ साथ जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने अच्छे विंग्स, इफेक्टिव विंग्स, कारगर विंग्स भी डिज़ाइन कर लिए थे अपने प्लेन के लिए, जैसा कि पहले प्रीवियसली किसी ने इंजीनियर नहीं किया था. यूजिंग अ विंड टनल दे टेस्टेड मोर देन 200 डिफरेंट विंग डिज़ाइंस. और उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? विंड टनल का. और इसका यूज़ करके उन्होंने, टनल तो आपको पता है ना क्या होती है, तो विंड टनल के थ्रू उन्होंने 200 से ज़्यादा विंग डिज़ाइंस टेस्ट किए, रिकॉर्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्लाइट वेरिएशन. जो छोटी छोटी वेरिएशंस थी उनके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे थे, हल्की सी भी, माइन्यूट सी भी वेरिएशन की, स्लाइट वेरिएशन का मतलब माइन्यूट सी वेरिएशन के जो भी इफेक्ट पड़ रहे थे कि इन शेप, ऑन द प्रेशर ऑफ एयर, ऑन द विंग्स. तो जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और हवा के उसके विंग्स पे क्या क्या असर पड़ रहे हैं, शेप में क्या असर पड़ रहा है, माइन्यूट से चेंजेस को भी, माइन्यूट से वेरिएशंस को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया. The data from these experiments allowed the Wright brothers to construct a superior wing for their aircraft. और इन एक्सपेरिमेंट्स का क्या नतीजा हुआ, इन ऑब्जर्वेशंस का, इन माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस का, कि इनकी वजह से, इन एक्सपेरिमेंट्स ने अलाउ किया राइट ब्रदर्स को, इन ऑब्जर्वेशंस ने अलाउ किया राइट ब्रदर्स को कि वो एक सुपीरियर विंग अपने एयरक्राफ्ट के लिए बना सके. ऑल राइट, पैराग्राफ 3 एंड्स देयर.
In spite of these advantages, however, the Wright brothers might not have succeeded. अब हमने wind tunnel का paragraph 3 में देख लिया, right? In spite of these advantages, however, the Wright brothers might not have succeeded had they not been born at precisely the opportune moment in history. बोलते इस सब का कोई इन सब advantages के बावजूद, in spite of, despite भी use करते हैं ना हम, despite these advantages, however, हालांकि Wright brothers इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, इतने ज़्यादा सक्सीड नहीं होते अगर वो प्रिसाइसली इस टाइम पे पैदा नहीं हुए होते. प्रिसाइसली मीन्स एक्यूरेटली एंड opportune मीन्स एट द राइट टाइम. कम्स फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, राइट? अपॉर्चुनिटी इसी से आया है. opportune राइट मोमेंट, अपॉर्चुनिटी राइट मोमेंट इन हिस्ट्री. अगर वो हिस्ट्री के उस टाइम पे ना पैदा हुए तो कोई फायदा नहीं होता उनको. ठीक है. Attempts to achieve manned flight in the early 19th century were doomed because the steam engines that powered the aircrafts were too heavy in proportion to the power that they produced. अब ये doomed का हमने ध्यान रखना है कि doomed का उन्होंने हमसे पूछा था कि doomed का मतलब क्या है और किस चीज़ के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो. अब यहाँ समझते हैं हम कि जो उनके उस टाइम पे जो अटेम्प्ट्स हुए मैन्ड फ्लाइट को अचीव करने के लिए जो अर्ली 19th सेंचुरी में, वो दे वर डूम्ड. दैट मीन्स दे failed, they were not successful. Why? Because the steam engines that powered the aircrafts were too heavy in proportion to the power that they produced. जो steam engines उन aircraft में use हो रहे थे वो खुद ही इतने बल्कि थे. अब यही देख लीजिए, टू हैवी है ना. जैसे जब आप प्रैक्टिस में ऐसी चीज़ देखते हैं कि बहुत सिंपली पुट है, क्या आप उसको कुछ एक मोर एक्यूरेट वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो? इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. जैसे मैं इसको बोल दूँ, समथिंग टू हैवी इज समथिंग बल्कि, है ना. समथिंग ओवरवेट, टू हैवी और देवर ओवरवेट, देवर ओवर हैवी, ओवरवेट, सॉरी. ठीक है. और ये ओवरवेट किस प्रोपोर्शन में थे? इन प्रपोर्शन टू द पावर दैट दे प्रोड्यूस. तो वो जितनी पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे वो खुद ही लिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, तो वो बाकी एयरक्राफ्ट को क्या लिफ्ट करते. तो स्टीम इंजन्स बहुत बल्कि थे, बहुत ओवरवेट थे, एंड द पावर दे प्रोड्यूस वाजंट सफिशिएंट. ऑल राइट. इन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? बैलेंस्ड या कंपेरेबल इन कंपैरिजन टू. ठीक है. डूम्ड का मतलब डिजास्ट्रस, फेल्ड, रूइंड. और यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है कि दीज एक्सपेरिमेंट्स, दीज अटेम्प्ट्स वर डूम्ड, दैट मीन्स दे फेल्ड. ओके. प्रिसिशन, प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली, शार्प, एक्यूरेटली. जैसे आपने प्रिसाइसली याद रखना है तो इमेजिन अ डार्ट बोर्ड. ओके. सो इमेजिन इफ यू वांट टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, यू हैव टू हिट. To be precise, to be accurate, you have to hit the dart at the opportune moment. Otherwise, your efforts are doomed. Okay, fine. In spite of these advantages, however, okay, we did this, sorry. But by the end of the 19th century, when the brothers were experimenting with engineering options, a relatively light internal combustion engine had already been invented, and they were able to bring the ratio of weight to power within acceptable limits for flight. Long sentence से break करते हैं. But by the end of 19th century, लेकिन 19th century के end होने तक, जब विल्बर ब्रदर, जो राइट ब्रदर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी इंजीनियरिंग ऑप्शंस के साथ में, एक कंपैरेटिवली, रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली, तुलना में, पहले की तुलना में जो इंटरनल कंबस्शन इंजन आया वो कंपैरेटिवली लाइट था. अभी हमने डिस्कस किया ना कि बहुत हैवी स्टीम इंजन से, लेकिन जब इनकी एक्सपेरिमेंट चल रही थी तो वो पहले लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो वो अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें, हम लेट 19th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करें, तो तब तक जब राइट ब्रदर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब तक एक ऐसा स्टीम इंजन आ गया जो रिलेटिवली लाइटर था, और जो because of which they were able to bring the ratio of weight to power within acceptable limits. जिसकी वजह से जो रेशियो है, प्रपोर्शन है वेट की और पावर जो जनरेट कर रहा था वो इंजन, उसकी जो प्रपोर्शन है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में आ गई. इसका मतलब अब इंजन
जो एयरक्राफ्ट वाली बॉडी है उसको लिफ्ट कर पा रहे थे। ऑल राइट, रिलेटिवली जैसे मैंने आपको बोला, कंपैरेटिवली। सिग्निफिकेंट के क्या क्या सिनोनिम्स हैं? हमने पिछले पैराग्राफ में डिस्कस किया सिग्निफिकेंट, जैसे मार्क्ड, नोटेबल, स्ट्राइकिंग, वाइटल, क्रिटिकल। ऑल राइट, यू विल गेट इट इन द हैंडआउट एनीवे। ऑल राइट, टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमने कीवर्ड्स जॉट किए थे, साइट और वो सब हमने ऑब्जर्व किया। अब हम लेट्स क्विकली डू द क्वेश्चन आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज? मेन टॉपिक पता चल गया। Let's see the options. The reasons why the Wright brothers succeeded in manned flight, the advantage of the internal combustion engine in the Wright brothers experiments, the Wright brothers experience as pilots, the importance of gliders in the development of airplanes. अब हमें ये क्लियरली पता है कि ये सारे एलिमेंट्स मेंशन्ड हैं, डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन, जब उन्होंने बोला कि लाइट वाला आ गया था, इस वजह से इनकी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, पर ये कहाँ पे मेंशन्ड है? लास्ट पैराग्राफ में, और सिर्फ उतना सा मेंशन्ड है। दे हैव टच्ड अपॉन दिस एस्पेक्ट, दे हैव टच्ड अपॉन दिस एस्पेक्ट एज वेल, एंड दे हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट दिस एस्पेक्ट लिटिल बिट। बट व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज? The reasons why Wright brothers succeeded in manned flight. वो बोल रहे हैं कि कई रीजन बताए गए हैं इसके लिए। स्टार्ट करते हैं ना कि 3 मेन रीजंस है why they succeeded while others failed. तो क्लियरली अच्छा लिख भी दिया आपने, fantastic. The word cited in paragraph 1 is closest in meaning to which of the following? Disregarded, mentioned, considered, proven. We know that several reasons have been cited, 3 reasons have been cited, yeah, 3 reasons have been mentioned. Okay, the word incessantly in the paragraph 1 could be best replaced by confidently, intelligently, constantly or optimistically. Remember, they used to speak incessantly, non-stop. That means constantly. All right. What kind of experience did the Wright brothers have that distinguished them from their competitor? क्या experience था उनके पास में? याद है ना, वो पैराग्राफ में मेंशन किया था कि वो they were among the world's best glider pilots. They were glider pilots. Now geniuses is not an experience. To be a genius is not an experience, right? तो experience आप अपनी performance से earn करते हो। तो वो glider pilots थे, kites और gliders बना के उड़ते थे। So that was the experience. They were engineers, inventors, fine. But what was their experience that helped them? Distinguish them? They were amongst world's best glider pilots. Why does the author suggest that the experiments with the wind tunnel were important? अब ये हमने अभी देखा था ना कि wind tunnel की experiments क्यों important थी? Because they allowed the Wright brothers to decrease the weight of their airplane to acceptable limits. No. What was the keyword there? Airplane wings. Let's see. Because they resulted in 3-axis control. Single axis, 3 axis. Axis is singular, axis is plural. Okay. Control for their airplane, because they were important in the refinement of the wings of their airplane, right? वो छोटी छोटी वेरिएशंस ऑब्जर्व कर रहे थे, और उसके बाद में, उस ऑब्जर्वेशन के बाद में उन्होंने नए विंग्स डिजाइन किए, राइट? बिकॉज दे यूज द डेटा टू इम्प्रूव द इंजन फॉर देयर एयरप्लेन? ऑफ कोर्स नॉट. We know it. The word they in the paragraph refers to the Wright brothers. The word doomed in paragraph 4 is closest in meaning to, ये भी हमने देखा था, destined to fail, difficult to achieve, taking a risk, not well planned. No, they failed. They were destined to fail because, and that's what doomed means here. Okay. In paragraph 4, the author suggests that the steam engines used in earlier aircraft had failed. Steam engines क्यों fail हुए थे? क्या suggest किया था? In proportion, weight का concept discuss किया था. They were too small to power a large plane? No. They were in fact too bulky. They were too light? No. They did not have internal combustion power? No. They did not have enough power to lift their own weight. They were too bulky in proportion to the power they generated. So yes. All right. So we wrap up our unseen passage here. I leave the class
with a suggestion that I have been saying, जो मैं आपको suggestion देती आई हूँ इस क्लास की बिगिनिंग से, कि अब आपने पर्सनालिटी ट्रेट्स लिस्ट डाउन, जहाँ पे भी नोटिस करते हैं उनको अंडरलाइन करना है, नोटिस करना है, लिखना है. नेक्स्ट क्लास में हम सिचुएशनल एडजेक्टिव स्टडी करेंगे. लेकिन अब आपने ये कॉन्शियस एफर्ट करना है कि कोई भी पैसेज आप पढ़ रहे हो, कोई भी पैसेज आप डिस्कस कर रहे हो, या कुछ भी आप बोल रहे हो, किसी को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप कैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स उसके साथ आइडेंटिफाई करोगे. सिंपल ट्रेट से स्टार्ट करो, उसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स ढूंढो. ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स दोनों आपने देखने हैं. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट मी लीव यू विद अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. थोड़ा सा फनी है. लेट मी सी इफ यू कैन गिव मी एन आंसर. what would you type there? What is smarter than a talking bird? Who knows the answer? ये तो बच्चे भी बता देंगे. फटाफट बताओ कि एक टॉकिंग बर्ड से ज़्यादा स्मार्ट कौन हो सकता है. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5. A spelling bee. What is smarter than a talking bird? A spelling bee. All right. Thank you so much for watching this class. I am thrilled कि आप इन suggestions को अपनी उसमें डालोगे, incorporate करोगे, right? Incorporate these suggestions in your working methodology. जो भी आप किसी भी topic से related आप पढ़ रहे हो. Now keep an eye out for the adjectives and remember, adjectives define their noun. So look out for noun and find the adjectives. All right. Have a fantastic evening and a wonderful lunch. Bye-bye.